हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम स्टूडेंट, अपनी कॉमर्स क्लास में हमारा जो रनिंग टॉपिक चल रहा है दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर। हमारा जो डिबेंचर चैप्टर है उसमें हम इशू ऑफ डिबेंचर डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने उसका मीनिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस, बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बीएस में भी मिलेगा। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, देयर आर 4 मेन टाइप्स। यू कैन सी 4 मेन टाइप्स। फर्स्ट, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, redemption point of view, registration point of view, and last convertibility point of view. First, security point of view. Security point of view means there are further 2 part, secured debentures और unsecured debentures. Secured debentures हमारे ऐसे debentures होते हैं जिन पर कंपनी की फिक्स एसेट्स पर कुछ चार्ज होता है। ऐसे डिबेंचर्स जब पब्लिक में इशू किए जाते हैं तो कंपनी की एसेट्स पर चार्ज होता है। ये चार्ज 2 तरीके का होता है बच्चों, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि चार्ज का मतलब क्या होता है। ठीक है, the expression charge means securing the loan by mortgaging your specific assets. कंपनी की एसेट्स उसके लिए गिरवी रखी हुई हैं। दैट इज वेरी कॉमन थिंग बच्चों। आप समझते हैं ये बात कि जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें अपनी कोई एसेट्स गिरवी रखनी होती है, और यहां हम ये डिबेंचर्स, इन डिबेंचर्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, पब्लिक से लोन ले रहे हैं। लोन तो ले रहे हैं ना, तो कंपनी को अपनी एसेट्स को गिरवी रखना होता है उस बैंक के थ्रू, उस बैंक में जिसके थ्रू आप ये डिबेंचर इशू करते हैं। मतलब बैंक भी इन्वॉल्व होती है। पब्लिक जो पैसा इन्वेस्ट करती है वो डायरेक्टली कंपनी में ना करके बैंक के थ्रू करती है, जो कंपनी का एक बैंक होता है। तो कंपनी को अपनी एसेट्स को क्या करना होता है, कुछ चार्ज करना होता है। तो चार्ज का मतलब बिल्कुल क्लियर है, गिरवी रखना। अगर कंपनी पब्लिक को ये लोन वापस नहीं कर पाती है तो इन एसेट्स को बेचकर पब्लिक को ये पैसा वापस किया जाता है। तो इस तरह के डिबेंचर्स क्या हो गए, पूरी तरह से सिक्योर्ड हो गए। अभी मैंने डिस्कस किया कि चार्ज भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है हमारा फ्लोटिंग चार्ज। बिल्कुल क्लियर है। फिक्स चार्ज हमारी ऐसी एसेट्स पर होता है जो फिक्स एसेट्स होती हैं। फिक्स चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स, जिसके टाइप्स हो सकते हैं बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड। ऐसी एसेट्स अगर गिरवी हैं तो उन पर फिक्स चार्ज है। और अगर हम बात करें फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज हमारी ऐसी एसेट्स पर होता है जिनकी वैल्यू फ्लोट होती है, चेंज होती है। जिसके एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, उसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है हमारा स्टॉक। क्योंकि स्टॉक की वैल्यू बिजनेस में क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ऐसी एसेट्स पर चार्ज, जो एसेट्स भी फिक्स्ड है तो फिक्स चार्ज। ऐसी एसेट्स गिरवी रखना जो जिनकी वैल्यू चेंज होती है तो उसे बोलेंगे फ्लोटिंग चार्ज। सो आई थिंक ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स बिल्कुल क्लियर हैं। ऐसे डिबेंचर में अगर कोई पब्लिक पैसा लगाती है तो उन्हें बिल्कुल सिक्योरिटी की फीलिंग होती है कि उनका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा, क्योंकि कंपनी की एसेट्स गिरवी हैं। वाइस वर्सा अगर हम बात करें अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स की, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिन पर कंपनी की किसी एसेट्स पर चार्ज
नहीं होता है, कंपनी की कोई भी असेट्स इनके लिए गिरवी नहीं होती है। सो दैट इज व्हाई अनसिक्योर्ड। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक ऐसे डिवेंचर्स पर पैसा क्यों लगाएगी, क्यों देगी ऐसे लोन। बट जब कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी होती है मार्केट में, तो ऐसे डिवेंचर्स भी पब्लिक लेने को तैयार हो जाती है। सारा मैटर गुडविल का है। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योर डिवेंचर्स, अनसिक्योर डिवेंचर्स। आई होप इनके नाम से आपको याद रहे। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है दिस इज रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि लोन एक ऐसा एलिमेंट है जब भी आप लेंगे आप उसका रीपेमेंट का टाइम उसी टाइम बताएंगे, क्योंकि लोन के मामले में उसका रीपेमेंट का टाइम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे डिवेंचर्स के टाइप हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स और इररिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल ऐसे डिवेंचर्स जिनका रिडम्पशन कंपनी कब करेगी वो टाइम पीरियड बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे अगर हमारे डिवेंचर्स का रिडम्पशन का टाइम है 5 ईयर, तो इशू की डेट से एग्जैक्ट 5 ईयर बाद कंपनी को ये पैसे पब्लिक को वापस करने होंगे। दैट इज रिडीमेबल। और इररिडीमेबल ऐसे डिवेंचर्स होते हैं जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम के लिए लेती है। इनका पैसा कंपनी को सिर्फ कब लौटाना है, जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, जब कंपनी क्लोज हो जाएगी। इनका पैसा कंपनी को नहीं लौटाना होता। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह के डिवेंचर इश्यू कर रही है, रिडीमेबल या इररिडीमेबल। बाय डिफॉल्ट हमारे डिवेंचर्स क्या होते हैं, रिडीमेबल होते हैं। उनका टाइम पीरियड फिक्स होता है, रीपेमेंट का टाइम। ओके, सो दीज आर द मेन 2 पॉइंट, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारे आते हैं रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स और बेयरर डिवेंचर। स्टूडेंट, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, कंपनी जब रजिस्टर्ड डिवेंचर इशू करती है तो जिनको ये डिवेंचर इशू किए जा रहे हैं कंपनी उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट करती है, उन्हें रजिस्टर्ड करती है उनके नाम उनके एड्रेस से। ऐसे डिवेंचर्स के बारे में कंपनी को पता है कि ये किसके पास है, और अगर इस तरह के डिवेंचर होल्डर किसी दूसरे को बेचता है, जैसा कि हमें पता है कि शेयर्स और डिवेंचर्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि आप उसे आगे फर्दर किसी दूसरे को बेच सकते हैं। पर अगर आपने रजिस्टर्ड डिवेंचर्स किसी दूसरे को सेल आउट कर दिए हैं तो आपको इस बात की इंफॉर्मेशन कंपनी को देनी होगी, और जो भी लीगल प्रोसेस है इन रजिस्टर्ड डिवेंचर्स को ट्रांसफर करने का वो आपको फॉलो करना होगा। और अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं तो आपके डिवेंचर्स उनके नाम नहीं ट्रांसफर होंगे। आपको अगर अपने डिवेंचर सेलर के नाम पे ट्रांसफर करने हैं तो आपको कंपनी के द्वारा जो एक लीगल प्रोसेसिंग है वो फॉलो करनी पड़ेगी। इवन आपको ट्रांसफर फीस भी देनी पड़ेगी, सम चार्जेस जो आपको देने पड़ेंगे कंपनी को, क्योंकि कंपनी क्या करेगी, आपके नाम से रजिस्टर्ड डिवेंचर्स का नाम काटकर अब किसी दूसरे के नाम, जिसको आपने ये डिवेंचर्स सेल आउट कर दिए हैं, अब उनके नाम पर नोट किया जाएगा, क्योंकि फर्दर इंटरेस्ट अब उसके यहां जाएगा, उसको मिलेगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपना नाम कटवाकर उसका नाम लिखवाएं, और इसके लिए आपको कुछ चार्जेस भी देने होंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों बेयरर डिवेंचर। ऐसे डिवेंचर जिनका ट्रांसफर सिर्फ उन्हें पे करने से ही हो जाता है। यहां कंपनी को
इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें कंपनी ने रजिस्टर्ड किया ही नहीं है। जिसने इन्हें फर्स्ट टाइम खरीदा था, फर्स्ट टाइम, कंपनी ने तब उनका नाम नोट नहीं किया था। दिस इज बेयरर। हम इसको आगे से आगे ट्रांसफर करके इनको ट्रांसफर कर सकते हैं, आगे से आगे देकर इन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं बस। जैसे मिस्टर ए ने कंपनी से खरीदा, कुछ समय बाद ए ने इसको बी को दे दिया, तो जैसे ही उसने बी को ये डिबेंचर्स दिया, ये उनका ट्रांसफर हो गया। नाउ बी बिकम द ओनर ऑफ दीज डिबेंचर्स। नो नीड टू इन्फॉर्म टू कंपनी फॉर दिस। इट इज कॉल्ड बेयरर डिबेंचर। इज दैट क्लियर? ओके, अनदर द टाइप इज कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के फर्दर 2 पॉइंट होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। एज ऑल नोज, कन्वर्टेबल का मतलब होता है चेंज कर देना, कन्वर्ट कर देना। ऐसे डिबेंचर जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं, शेयर्स में, तो ऐसे डिबेंचर्स कहलाएंगे कन्वर्टेबल। अब आप कहेंगे कि डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट क्यों कराना चाहेंगे? क्योंकि शेयर्स में एक ओनरशिप का कल्ट होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो डिबेंचर्स में नहीं होता। डिबेंचर्स में एक सर्टेन स्पेसिफिक इंटरेस्ट मिलता है, जबकि शेयर्स में हमें डिविडेंड ज्यादा भी मिल सकता है प्रॉफिट होने पर। तो दीज 2 पॉइंट्स हमें इनकरेज करते हैं कि हम अपने डिबेंचर्स ऐसे रखें जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकें। तो कंपनी ने कुछ ऐसे डिबेंचर इशू करे हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। एंड नेक्स्ट अनदर इज नॉन कन्वर्टेबल। ऐसे डिबेंचर्स जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, दैट इज कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कंपनी को इशू करते समय ये बात स्पेसिफिक करनी होती है कि हमारे डिबेंचर्स कौन सा इसमें टाइप है, दोनों में से कन्वर्टेबल है और नॉन कन्वर्टेबल है। ये टर्म्स पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। ओके बच्चों, चलिए अब अब हमारा नेक्स्ट, देयर आर 2 मोर टाइप्स। अब उनको डिस्कस करते हैं फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट। अगले हमारे जो बेस हैं दैट इज प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू और कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे 2 डिबेंचर्स आते हैं, फर्स्ट डिबेंचर्स और सेकंड डिबेंचर्स। वेरी इजी। फर्स्ट डिबेंचर्स जिनका पेमेंट हम सबसे पहले करते हैं, पेमेंट के मामले में, रीपेमेंट के मामले में जो सबसे पहले पेमेंट किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डिबेंचर। और उसके बाद जो सेकंड जिसका पोजीशन आता है, दैट इज कॉल्ड सेकंड डिबेंचर्स। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मे बी दे आर फुल्ली सिक्योर्ड, तो कंपनी को इनका पेमेंट सबसे पहले करना पड़ेगा, दैट इज फर्स्ट डिबेंचर्स, और these are the second debentures. Now this is very important, coupon rate point of view. Further there are 2 types, specific coupon rate debentures and zero coupon rate debentures. Specific coupon rate debentures कौन से होते हैं? जहां पर डिबेंचर्स के साथ एक रेट फिक्स होता है, like 10% डिबेंचर्स, that is specific coupon rate. अब जो भी डिबेंचर्स का ओनर है, जो भी डिबेंचर्स का होल्डर है, वो कंपनी से 10% इंटरेस्ट लेने का राइट रखता है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें कूपन का क्या मतलब है? अगर हमारे डिबेंचर्स बेयरर हैं, रजिस्टर्ड में तो नाम पता है ना कि ओनर कहां रहता है और क्या, कौन है ओनर, बट अगर हमारा डिबेंचर होल्डर, जो हमारा डिबेंचर्स का टाइप बेयरर है, तो उस सिचुएशन में हम मतलब कंपनी इंटरेस्ट किसको देगी? तो जो डिबेंचर होल्डर है वो उस कूपन रेट से खुद इंटरेस्ट के लिए क्लेम करेगा कंपनी को, तब कंपनी उसे पेमेंट करेगी। दैट द मीन कूपन रेट डिबेंचर्स।
ये जो हमारा रेट है ये फिक्स रहता है, बट कुछ कंडीशंस में ये फ्लोट भी करता है। बैंक लोन के साथ ये लिंक्ड अप होता है, लिंक्ड। जो नॉर्मली बैंक रेट चल रहा होता है उसके हिसाब से ये हमारा फ्लोट भी करता है। अब बात करते हैं जीरो कूपन रेट की। स्टूडेंट, जीरो कूपन रेट में इंटरेस्ट स्पेसिफिक होता ही नहीं है। इवन इस तरह के जो डिबेंचर्स होते हैं इसमें कोई रेट हमारे पास फिक्स नहीं होता, इवन रेट होता ही नहीं है। हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, जब हमने बॉन्ड्स डिस्कस किया था। देखो इसमें लिखा भी है बॉन्ड्स। जीरो कूपन रेट जो डिबेंचर्स होते हैं एक्चुअल में दे आर द बॉन्ड्स, दे आर इशूड ऑन हैवी डिस्काउंट। ऐसे डिबेंचर्स जो डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं और मैच्योरिटी में उन्हें पूरा पेमेंट कर दिया जाता है। इफ यू रिमेंबर लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था बॉन्ड्स का। ये वही जीरो कूपन रेट उन्हीं बॉन्ड्स को बोला जाता है। इसका एग्जांपल, जैसे कंपनी ने 10,000 रुपए के डिबेंचर्स लाइक बॉन्ड जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स पब्लिक में इशू किए, हैवी डिस्काउंट लाइक 8,000 में। पब्लिक को कितना देना पड़ा? 8,000। उनको बॉन्ड कितने का मिला? 10,000 का। 1 साल बाद या 2 साल बाद जब भी इनकी मैच्योरिटी पीरियड होगी, जब ये कंपनी को क्लेम करेंगे पैसों के लिए, तो कंपनी इन्हें पूरा पेमेंट करेगी जितना बॉन्ड का वैल्यू है, विच इज 10,000। तो अल्टीमेटली पब्लिक को, मतलब जो भी इसका होल्डर होगा, उसे कितने रुपए का बेनिफिट मिल गया? 2,000 रुपीज का। दैट इज कंसीडर एज अ इंटरेस्ट फॉर दैट टाइम पीरियड। उतने टाइम पीरियड के लिए क्या कंसीडर कर लिया जाएगा? इंटरेस्ट कंसीडर कर लिया जाएगा। इसे बोला जाता है जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरी के पर्पज से एग्जाम में आ भी सकता है। ओके, अब हमारा टॉपिक है डिबेंचर्स ट्रस्ट डीड। क्या होता है ये ट्रस्ट डीड? कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स टू पब्लिक इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूट अ ट्रस्ट डीड। ये ट्रस्टी वो व्यक्ति होता है जो कंपनी और डिबेंचर्स होल्डर के बीच का व्यक्ति होता है, जो दोनों की बात करता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। उस ट्रस्टी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उस ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी डिबेंचर्स होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और ये पावर उसे कहां से जनरेट होती है? ये पावर उसे जनरेट होती है ट्रस्ट डीड बनाकर। जब कंपनी और डिबेंचर्स होल्डर मिलकर एक ट्रस्ट डीड बनाते हैं और एक ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं, तो ट्रस्टी के जो राइट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं थोड़े से, उसके पास पावर होती है। अब ऐसा क्यों होता है, हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि ऐसा क्यों करना पड़ता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिबेंचर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो कंपनी की मीटिंग्स में क्या हो रहा है इस बात की जानकारी डिबेंचर्स होल्डर्स को बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो मीटिंग्स में बुलाए नहीं जाते। तो कोई ऐसा डिसीजन तो नहीं लिया जा रहा जो डिबेंचर्स होल्डर्स के अगेंस्ट हो। तो उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए डिबेंचर्स होल्डर क्या करते हैं? कंपनी के साथ मिलकर एक ट्रस्ट डीड बनाते हैं और अपना ट्रस्टी कंपनी में अपॉइंट कर देते हैं, और वो ट्रस्टी के पास पावर होती हैं ट्रस्ट डीड के थ्रू, जिससे वो डिबेंचर्स होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। हम डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में कहां शो करते हैं? Where is the disclosure of debentures in the balance? Are borrowing of the company, liability of the company, तो obvious shown in the liability side. Debenture may be issued for long term or short term period. You have to see this. Debentures long term भी इशू किए जाते हैं और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी इशू किए जाते हैं। So they are shown as either long term borrowing under the head non current liabilities और short term borrowing under the head current liabilities. Depends on the tenure. उसका जो tenure है, उसके इशू पीरियड से लेकर उसके रिडम्पशन के पीरियड का जो भी टेन्योर है, टाइम पीरियड है,
उसके बेस पर डिसाइड होता है कि वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के हेड नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखा जाएगा या शॉर्ट टर्म बोरोइंग के हेड करंट लायबिलिटीज में लिखा जाएगा। इसको एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे डिबेंचर्स ऐसे हैं जो 1 साल से ज्यादा में रिपेबल होंगे, रिडीम्ड होंगे, सो वो कहां लिखे जाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में के हेड नॉन करंट लायबिलिटीज में। और अगर हमारे डिबेंचर्स ऐसे हैं जो विद इन 1 ईयर रिपेबल होंगे तो वो लिखे जाएंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग के हेड करंट लायबिलिटीज में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी डिबेंचर्स को रिगार्डिंग जो जनरल एंट्रीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे।